गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन के मूल तत्व में साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदारी संलेख के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि साझेदारी संलेख क्या है। साझेदारों के बीच जब आपसी संबंध और अनुबंध तैयार होता है शर्तों को रखते हुए, तो वो क्या कहलाता है? साझेदारी संलेख कहलाता है। ये पूर्ण रूप से क्या होता है? वैधानिक होता है। ठीक है, इतना हमने कल पढ़ा था। ये भी हमने कल जाना था कि साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, किंतु यदि साझेदारी संलेख लिखित हो तो वो ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। यदि साझेदारी संलेख किसी कारणवश नहीं हो पाई है, साझेदारी संलेख तैयार नहीं हो पाया है, तो उसके अभाव में क्या ऐसा कार्य होगा कि व्यवसाय का संचालन चलता रहेगा? ऐसी कौन सी शर्तें होंगी जो समस्त व्यापारियों पर सामान्य रूप से मान्य होंगी? वो शर्तें ये हैं, और ये साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। पहला है व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को, जितने भी पार्टनर्स हैं, जो भी पार्टनर्स साझेदारी कर रखे व्यापार प्रारंभ किया है जिन्होंने, प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय में पूर्ण रूप से भाग लेने का अधिकार है। वो अपनी अपनी सहमति किसी भी कार्य के लिए देंगे। अगला है कार्य में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी। प्रत्येक साझेदार का ये दायित्व बनेगा कि वो जो भी कार्य करे पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से करे। ठीक है, अगला है विवाद का निपटारा करना। विवाद, यदि किसी भी प्रकार का साझेदारों के मध्य विवाद होता है, आपसी मतभेद होता है किसी विषय पर, तो उसका निपटारा किससे करेंगे? बहुमत से करेंगे। यानी जिसका बहुमत ज़्यादा होगा उसी के पक्ष में बात रखी जाए। अगला है लाभ हानि अनुपात। यदि अब हम जब संलेख तैयार होता है तो उसमें लाभ हानि का अनुपात होता है। यदि संलेख तैयार नहीं है तो लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा? बराबर होगा। समान रूप से सभी साझेदारों में लाभ हो या हानि बांटा जाएगा। वेतन व कमीशन, किसी भी साझेदार को वेतन व कमीशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि संलेख तो तैयार हुआ ही नहीं, और इसके अभाव में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी भी साझेदार को वेतन या कमीशन के रूप में कोई राशि दी जाए, इसलिए ये भी नहीं दिया जाएगा। अगला है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज की दर यदि दी गई है पूर्व में तो ही दिया जाएगा, और यदि लाभ हो व्यवसाय में, यदि लाभ हो तो ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, अन्यथा पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज यानी यदि कोई साझेदार फर्म में ऋण देता है तो भी ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। अब ऋण पर ब्याज की दर साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम के अनुसार ऋण पर ब्याज की दर दी हो या ना दी हो, 6% एनुअल लगेगा। 6% एनुअल यानी 6% वार्षिक की दर से हमको ऋण पर ब्याज देना ही होगा, यदि दिया हो या ना दिया। ये अभाव में भी लागू होगा, और यदि जब शर्तें होंगी तब भी 6% ही होगा। ठीक है, अगला है साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश साझेदारों की सहमति, समस्त साझेदारों की सहमति से ही किसी भी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा। यदि मान लीजिए 2 या 3 साझेदार हैं और चौथा नया साझेदार आ रहा है, तो 2 में से अगर किसी का भी एक मत नहीं है तो नए साझेदार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए किसी भी नए साझेदार को प्रवेश देने के लिए समस्त साझेदारों की सहमति अनिवार्य। अगला है फर्म की पुस्तकें देखने का अधिकार। देखने का अधिकार यानी अब 2 साझेदार हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो फर्म की जितनी भी पुस्तकें हैं वो फर्म में ही नहीं, और यदि कोई साझेदार चाहे तो उसकी एक कॉपी यानी प्रति भी प्राप्त कर सकता है। ये भी उसके पास अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी वो किसी भी पुस्तक को उसके पास इतने अधिकार होते हैं कि वो किसी
किसी भी पुस्तक को निकाल कर देख सकता है, उसकी प्रति भी वो प्राप्त कर सकता है। अगला है क्षतिपूर्ति करने का अधिकार। यदि किसी भी कारणवश व्यवसाय में हानि हो रही है, लॉस हो रही है और व्यवसाय किसी रूप में घाटे में जा रहा है और यदि किसी साझेदार ने आगे आकर उसकी क्षतिपूर्ति की है, उस नुकसान से व्यवसाय को बचाया है, अपने से पूंजी लगाकर व्यवसाय को बचाया है, तो व्यवसाय के समस्त साझेदार मिलकर उस जिस साझेदार ने उसको अपनी पूंजी लगाकर साझेदार को बचाया, साझेदार व्यवसाय को बचाया है, तो जो बचे हुए साझेदार होंगे वो अपनी पूंजी लगाकर उस जिस साझेदार ने कार्य किया है उसकी क्षतिपूर्ति करें। यानी क्षतिपूर्ति का अधिकार भी साझेदार को होता है। उस साझेदार को क्षतिपूर्ति की जाती है जो व्यवसाय के संचालन में किसी रूप से यदि परेशानी आती है और वो उसको ठीक करता है, तो और अन्य साझेदार जो भी उसमें खर्चा आता है उसका वो भुगतान अन्य साझेदार मिलकर उस क्षतिपूर्ति को करते हैं। इस प्रकार से हमने साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्थायी एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्टली ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें अंतर में हम देखें 4 बिंदु आपको अंतर के आधार दिए हुए हैं। अंतर का आधार लिखना कंपलसरी, यदि हम अंतर के आधार नहीं लिखते हैं तो हमारे मार्क्स कट भी जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, शेष, जो स्थायी पद्धति से लेखे किए जाते हैं। स्थायी खाते के शेष हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट पक्ष में होता है, ठीक है। और परिवर्तनशील में हमेशा क्रेडिट नहीं होता, कभी कभी इसमें क्या होता है, डेबिट भी हो सकता है। और लेखे की मदें, जो स्थायी किस्त पद्धति है उसमें हम सिर्फ पूंजी संबंधी लेखे ही करते हैं, यानी सिर्फ पूंजी का लेखा किया जाता है, किसमें, स्थायी पद्धति। और परिवर्तनशील में पूंजी के अलावा पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और वेतन संबंधी लेखे किए जाते हैं। स्थायी में सिर्फ पूंजी का लेखा किया जाता है और परिवर्तनशील में पूंजी के अलावा पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण पर ब्याज, ये सारे लेखे किए जाते हैं। पूंजी की स्थिरता, स्थायी किस्त पद्धति से, स्थायी पद्धति से जब हम ये करते हैं, लेखा करते हैं, तो उसमें हमको पूंजी क्या होती है, हमेशा स्थिर होती है और अलग से किसी भी प्रकार का कोई खाता हमको बनाना नहीं होता है। तो इसमें पूंजी क्या होती है, हमेशा स्थिर होती है। और परिवर्तनशील स्थिति से जब हम मेथड से जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, खाते बनाएंगे, तो इस ऐसी स्थिति में हमारी पूंजी क्या होगी, परिवर्तित होती रहेगी हमेशा। अगला बिंदु है चालू खाता। जब स्थायी पद्धति से हम खाते तैयार करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का इसमें चालू खाता खोला जाता है। स्थायी किस्त पद्धति से करते हैं तो पूंजी खाते के बाद अलग से चालू खाता खोला जाता है, लेकिन जब हम परिवर्तनशील पद्धति से लेखे तैयार करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई चालू खाता नहीं खोला जाता है। इस प्रकार से दोनों प्रश्नों को हम लिखेंगे कॉपी में। थैंक यू।